गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओवर टुडेज टॉपिक इज़ दैट व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक्चुअल एडी ज़्यादा है रिक्वायर्ड एडी से या फिर आइडियल एडी से। ठीक है, एक्चुअल एडी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? AAD हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें एक्सेस डिमांड में यही याद रखना है कि एक्चुअल एडी जो है वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड एडी से। ठीक है, यानी कि हमें जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा हो गया एडी, अपना जो एक्चुअल रिजल्ट आया एडी का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि रिक्वायर्ड एडी से एक्सीड करता है अपना एक्चुअल एडी। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? मोर देन, बिल्कुल ज़्यादा होगा। एंड थर्ड क्या बोल सकते हैं? कि ओवर। ठीक है, यानी कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है ये। ठीक है, कि जो अपना आइडियल एडी कर्व था उससे ज़्यादा है। ठीक है, एडी कर्व अपना एक्चुअल वाला। अब इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी कि एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज़ मोर देन द एएस कोरिस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, पूरी लाइन सेम है कि वही एक्सेस डिमांड जो है रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज़ मोर देन एएस। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एडी ज़्यादा है एएस से। ठीक है, बस अब ये लाइन लास्ट में ये लाइन ऐड करनी की कोरिस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, किसके कोरिस्पॉन्डिंग में? कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कोरिस्पॉन्डिंग में ज़्यादा है लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, और फिर ये अपना ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OY और ये OX एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे OX एक्सेस पे अपन ने क्या लिया कि Y यानी कि इनकम, O यानी कि आउटपुट और E यानी एम्प्लॉयमेंट अपन ने X एक्सेस पे लिए हैं। ठीक है, और वहीं पे Y एक्सेस पे अपन ने क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट एंड ED दोनों लिए। ठीक है, तो अब ये अपना AS कर्व। ठीक है, इनकम वाली लाइन। और अब इसको यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी कि E पे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे ये अपना ADR है। ठीक है, ADR मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड वाला है। लेकिन ये तो अपनी आइडियल सिचुएशन थी, रिक्वायर्ड सिचुएशन थी, लेकिन नहीं, कर्व ने कहाँ काटा है? एक्चुअल में AD1 पे काटा है, ADA पे काटा है, यानी कि ये अपना एक्चुअल वाला कर्व है। ठीक है, यहाँ पे काटा है, H वाले पॉइंट पे काटा है। ठीक है, H अपना कौन सा पॉइंट है? एक्चुअल इक्विलिब्रियम लेवल वाला पॉइंट है। ठीक है, सो या इक्विलिब्रियम लेवल तो यहीं पे रह गया, लेकिन एडी कर्व ने ऊपर काटा है। ठीक है, बाद में जाकर के कट किया है। तो ये जो गैप आया इसको अपन क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, अब इन्फ्लेशनरी गैप अगर कोई पूछे उसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो द गैप बिटवीन AAD एंड IAD। ठीक है, यानी कि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग फुल में लिखना कि द गैप बिटवीन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड आइडियल एग्रीगेट डिमांड या फिर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज़ नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, यहाँ से देख ही सकते हैं अपन, ये अपनी रिक्वायर्ड वाली थी, ये अपनी एक्चुअल है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको अपन इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप जो है उससे क्या होगा कि राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, अब हमें पता ही है कि इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जनरल जो गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही होगा, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब यहाँ पे जो H है वो कैसे सिचुएटेड होगा? इन द राइट ऑफ E। ठीक है, E पॉइंट के राइट साइड में, E पॉइंट के राइट साइड में H पॉइंट आएगा। ठीक है, जो यानी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे राइट साइड में अपना एक्चुअल इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप को अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि AD1 माइनस AD। ठीक है, ये जो अपना AD1 है इसमें से AD माइनस कर दें। ठीक है, जो एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है इसका मतलब, और AD कम है। ठीक है, रिक्वायर्ड वाला कम है, तो इन दोनों के डिफरेंस को अपन ने क्या बोला? इन्फ्लेशनरी गैप बोला। ठीक है, यहाँ से भी अगर अपन देखें तो GM माइनस EM इज इक्वल्स टू GE। GE क्या है? अपना इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, ये देखो GE अपना इन्फ्लेशनरी गैप है, और GM यानी कि ये पूरा GM में से अपन ने EM माइनस कर दिया तो अपना EG बच गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट में, इसीलिए AD में इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? इन्वेस्टमेंट भी तो था ना अपने साथ, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो इसीलिए AD भी बढ़ गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के अपन को बस ये याद रखना है कि AD1 कर्व जो है वो AD1 कर्व जो है वो ज़्यादा है AD कर्व से, इसको अपन बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है, AD1 कर्व जो है वो AD कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड की ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहले अपन रीजंस देखेंगे और उसके बाद इम्पैक्ट देखेंगे कि
कि एक्सेस डिमांड बढ़ने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि इंक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ इन कंजम्पशन। अब लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेविंग्स कम कर रहे हैं। तो अब लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो डिमांड तो बढ़ी जाएगी, राइट। दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि डिक्रीज़ इन टैक्सेस, ठीक है, सरकार ने क्या किया, टैक्सेस की रेट कम कर दी। तो अब लोग क्या करेंगे, और भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे जिन चीज़ों पे, या फिर जैसे मान लो कि कार पे ज़्यादा टैक्स लग रहा था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा टैक्स लग रहा था, तो लोग कम खरीद रहे होंगे। लेकिन अब तो लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड तो बढ़ी जाएगी, ठीक है, लोग और भी ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है वो जो सब्सिडीज़ या फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है ना पब्लिक को, उसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा बांटना शुरू कर दिया तो कंजम्पशन लोग और करेंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ती डिमांड तो बढ़ी जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा कि इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, या फिर लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट जो है वो कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, क्योंकि रेट कम है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, रेट ज़्यादा होगी तो फिर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और इसीलिए उनको क्या हो रहा है, रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे अगर किसी को कहीं पे इन्वेस्ट करने से, तो फिर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा कि डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्ट्स में जो है वो डिक्रीज़ हो गया। इम्पोर्ट्स में डिक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ रही है और रुपीज़ की प्राइस कम हो रही है, ठीक है। इम्पोर्ट्स मतलब कि आप बाहर से जो है कम मंगा रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और वहीं पे एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, आप बाहर अपने गुड्स जो है वो ज़्यादा भेज रहे हो, ज़्यादा सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन परचेज़ कम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे इम्पोर्ट्स तो कम कर रहे हैं तो फिर एक्सेस डिमांड कैसे बढ़ गई, ठीक है, डिमांड कैसे बढ़ गई जब अपन इम्पोर्ट ही कम कर रहे हैं, बाहर से कम मंगा रहे हैं तो, ठीक है। तो देखो, अपन को पता है कि एडी के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, C+I+G+X-M भी आता है, ठीक है। तो अगर जैसे कंजम्पशन बढ़ा तो एडी बढ़ेगा, आई बढ़ा यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, तो एडी बढ़ेगा, जी बढ़ा, जी क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, ये बढ़ी तो फिर एडी भी बढ़ेगा। और वहीं पे अगर X-M बढ़ेगा, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तब जाके एडी बढ़ेगा। तो ये एम यहाँ पे क्या है, एम मतलब इम्पोर्ट्स है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्ट्स अगर कम होंगे, यानी कि इम्पोर्ट्स की वैल्यू अगर यहाँ पे कम होगी, लेट सपोज मान लो कि एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अगर जो है ज़्यादा होगी, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है, और इम्पोर्ट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, तो जब नेट एक्सपोर्ट्स अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 - 10 10 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है, तभी जाके तो अपन अपनी जो है नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी तब जाके अपना एडी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला से बताया। दूसरा अपन कैसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो, अपन ने बाहर से इंपोर्ट करना तो कम कर दिया, लेकिन अब बाहर से जैसे मान लो कि अभी जैसे चाइनीज़ मोबाइल्स जो है वो, ठीक है, अभी जैसे मतलब चाइनीज़ मोबाइल्स जो है वो थोड़े से रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि वो इंडिया में नहीं आएंगे, है ना। तो अब लोग क्या कर रहे थे कि मेड इन इंडिया वाली चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे थे, है ना, तो लोग जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीद रहे थे। तो इसीलिए अब क्या हुआ कि लोग डोमेस्टिक चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं तो डिमांड तो बढ़ी जाएगी, ठीक है, कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है। एक्सेस डिमांड को अपन और कैसे समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि मनी सप्लाई में जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, जितनी भी मनी सर्कुलेट कर रही है इंडिया में या फिर किसी कंट्री में वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट क्या आ जाएगा कि इंक्रीज़ इन क्रेडिट फैसिलिटीज़ या फिर क्रेडिट क्रिएशन में इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ जाना लोगों की। अब क्रेडिट फैसिलिटीज़ लोगों को आसानी से मिलने लग गई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है, और वहीं पे क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बढ़ जाएगा, बैंक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं तभी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई है, राइट। तो इसीलिए लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, ठीक है। परचेजिंग पावर बढ़ गई मतलब कि यानी कि रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो पहले अगर कोई चीज़ किसी को 100 रुपीज़ में मिलती, अब वो 80 रुपीज़ में मिल रही है, ठीक है, तो परचेजिंग पावर तो बढ़ी गई,
एंड लास्ट 8th पॉइंट आ जाएगा कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब पता ही है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसे जो है वो कम हो जाते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट होती है उनके पास जो है पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग उनसे ज़्यादा ले जाते हैं, ठीक है। तो अब आरबीआई क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में उनका डेफिसिट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का डेफिसिट हुआ, सरप्लस तो है नहीं, डेफिसिट है, कम रह गया, ठीक है। तो इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, नए नोट इशू करती है और फिर सरकार को दे देती है, ठीक है। तो अब आरबीआई ने और नए नोट दे दिए, तो इससे क्या हुआ कि मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ा तो फिर एक्सेस डिमांड भी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, पहला क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, बिल्कुल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एडी जो है वो ज़्यादा है एएस से। दूसरा क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑन आउटपुट नहीं होगा, ठीक है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपन ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट तो है ही ना, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एक लेवल के बाद और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि नो इन्वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सेस डिमांड का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे इंपोर्ट्स की वैल्यू 10 से कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ गई और इंपोर्ट्स की वैल्यू मैंने 10 से 5 कर दी, और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अब मैं 20 से कितनी कर देती हूँ, मैं लेट सपोज 30 कर देती हूँ, ठीक है। सो अब अगर अपन देखें 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो अपन यहाँ से अगर देखें नेट एक्सपोर्ट्स अपने पहले 10 थे, फिर 25 हो गए, तो इसका मतलब बढ़ गए ना अपने नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही एडी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट में ये और देख लो कि आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई पी के, ठीक है। अब ये आई जी क्या है, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप अगर कम होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होगा, ठीक है।